कुछ समय पहले की बात है। किशनपुर के एक जिले में दो बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने दो परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वहीं उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें दो जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को वो सारी बातें बताती है और जादुई दो मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से दो परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी चुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है तभी उसमें से दो परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं
और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती है और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती है और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती है। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लग गयी। रायगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में चांदनी अपनी माँ वैशाली के साथ हंसी खुशी से रहती थी। चांदनी बहुत ही शांत और एक अच्छी लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत काली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम देखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। चांदनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम छाया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस वजह से उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। चांदनी के पिता मोहन शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। जब कभी किसी काम से चांदनी बाहर जाया करती थी तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। चांदनी तो सभी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। छाया हमेशा चांदनी से लड़ती ही रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन वैशाली बाजार जा रही होती है तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ये बता दो, तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊं? अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है। भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है ना, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये छाया की बच्ची मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। मुझे छाया के साथ नहीं रहना माँ, मैं बाहर जा रही हूँ।
ठीक है दीदी, लेकिन ध्यान रखना कहीं धूप में तुम और भी ज्यादा काली न हो जाओ। चांदनी गुस्से में बाहर की ओर चली जाती है। बाहर भी लोग चांदनी का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन चांदनी घर से निकलकर मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही होती है, तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर चांदनी का मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो देखो, ये तो मिस चांदनी है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़के की ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह चांदनी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। फिर चांदनी बाजार से फल और सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन चांदनी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर आराम कर रही एक परी पेड़ से उतरती है और चांदनी के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर चांदनी डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक परी खड़ी है। आप तो किसी परी की जैसी लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक परी ही हूँ, लेकिन मैं रानी परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर आई हूँ। बताओ, तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो? क्या हो गया? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रानी परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। इसके बाद चांदनी परी को सारी बात बता देती है कि उसके पड़ोस के लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसकी सारी बातें सुनकर रानी परी उसे अपने जादू से एक जादुई मस्कारा देती है और उससे कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मस्कारा है। इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा भी हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मस्कारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मस्कारे का इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत ही बदसूरत हो जाएगा। चांदनी रानी परी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर चांदनी रानी परी के कहे अनुसार वो जादुई मस्कारा अपनी आँखों पर लगा लेती है। मस्कारा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चांदनी अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन छाया के पास जाती है। वाह दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ? मुझे भी तो बताओ। और इस तरह से मासूम चांदनी अपनी छोटी बहन छाया को सारी कहानी सुनाती है। छाया ये सब सुनकर मन ही मन उस मस्कारे को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपना वो जादुई मस्कारा लगाने दो ना। नहीं मेरी प्यारी बहन, रानी परी ने उस जादुई मस्कारे को मेरे अलावा किसी को देने के लिए मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मस्कारा नहीं दे सकती। छाया को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत होने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। लेकिन छाया ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई मस्कारा लगा कर ही रहेगी। फिर छाया मन ही मन प्लानिंग बनाती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मौका मिलते ही मैं वो जादुई मस्कारा चुरा कर अपनी आँखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर छाया वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है
और इस तरह चांदनी के रोजाना वो जादुई मस्कारा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए ही अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चांदनी जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि वो अब उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। कभी चांदनी को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और उससे कहता है, अरे वाह चांदनी, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना। तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर चांदनी वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ छाया चांदनी को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मस्कारा लगाने लगती है। छाया की मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। छाया अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। छाया रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है। अरे छाया बहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस जादुई मस्कारे को मत लगाना। अब देख क्या हो गया ये सब। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन, अब शायद तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी। लेकिन छाया के ज्यादा माफी मांगने पर चांदनी छाया को माफ कर देती है और जादुई मस्कारे से बोलकर उसे पहले की तरह वापस खूबसूरत कर देती है। इस तरह दोनों बहनें आगे का जीवन हंसी खुशी से गुजारती हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। बर्फीपुर नाम के एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी गौरी और माँ दुलारी देवी के साथ रहता था। जगदीश और उसकी माँ दुलारी देवी बहुत ही पुराने सोच विचार वाले होते हैं। उन्हें अपने घर में लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए गौरी जब गर्भवती हुई तो वो दोनों घर में पूजा पाठ करवाने लगे। हे ऊपर वाले, मुझे बस इस घर का वारिस दे दो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह पूरे 9 महीने बीत गए। फिर वो गौरी को लेकर एक नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, जहां उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखकर गौरी की सास गुस्से से लाल हो गई। लेकिन उसने हॉस्पिटल में गौरी से कुछ भी नहीं कहा, बस मुंह फुलाकर खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग घर वापस आ गए। अरे माँ जी, देखिए तो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह। ये सुनकर दुलारी देवी आग बबूला हो जाती है। मुझे घर में लड़की नहीं, हमारे घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटी है तो क्या हुआ, आखिर आप भी तो किसी की बेटी ही है ना। गौरी की ऐसी बातें सुनकर दुलारी देवी और जगदीश का खून खौल उठता है। फिर दुलारी देवी उस बच्ची को गौरी से छीन लेती है। दुलारी देवी के पास आते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। नहीं माँ जी, आप मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर जगदीश और उसकी सास दुलारी देवी उसकी एक भी नहीं सुनते और गौरी को वही कमरे में बंद कर देती हैं, जिस वजह से गौरी जोर जोर से रोने लगती है। बाहर बर्फबारी होने की वजह से बहुत ठंड थी। सभी लोग आपस में बर्फ के गोले से खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उन माँ बेटे को उस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आता और वो एक बर्फ से घिरे जंगल में उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। वो बच्ची बेचारी इतनी ठंड और भूख से और ज्यादा रोने लगी, लेकिन उसके पिता और दादी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। अरे मनहूस, चुप कर तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अपनी पोती बनाऊंगी? कभी नहीं। मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। पता नहीं तू कहाँ से आ गई, अब यहीं पड़ी रहे ठंड में। इतना बोलकर बेरहम दुलारी देवी और जगदीश
उसे बर्फ में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची बहुत देर तक वहीं पर रोती रहती है, लेकिन इतनी बर्फबारी होने की वजह से वो छोटी सी बच्ची वहीं बर्फ में ही दब जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक कमला नाम की औरत गुजरती है कि तभी उसे वहाँ पर एक छोटे बच्चे का हाथ दिखाई देता है। अरे ये किसका हाथ है? ये हाथ तो किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। जरा बर्फ हटाकर देखती हूँ। उसके बाद कमला वहाँ से बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे वो छोटी सी बच्ची वहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। अरे इस प्यारी सी मासूम बच्ची को बर्फ में किसने दबा रखा है? देखो तो कैसे जम गई है बेचारी। लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी तो खुद ही 3 बेटियां हैं। अरे माफ करो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शायद कोई और तुम्हारी मदद करे। इतना बोलकर कमला भी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो बच्ची फिर से अकेली रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस बेचारी अनाथ बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी परी लोग से 4 परियां उस गांव में घूमने के लिए आती हैं और वो भी मौसम के मजे ले रही थी। जिस मौसम को वो लोग एंजॉय कर रही थी, वही मौसम किसी की मौत का कारण बन रहा था। बर्फबारी के मजे लेते हुए एक परी को अचानक से वो अनाथ बच्ची मिल जाती है। अरे देखो, यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची मिली है। देखो ठंड में कैसे बेचारी कांप रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे जल्दी से हमें गर्म जगह पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर आग जल रही हो। कितनी प्यारी बच्ची है। भला इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया है? कितना बेरहम है वो। फिर वो 4 परियां अपनी जादुई शक्ति से उस बच्ची और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जान लेती हैं। ये देखकर उन 4 परियों को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इस मासूम सी बच्ची पर उन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। कितने बेरहम लोग हैं। उन्हें इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। फिर वो 4 परियां उस बच्ची को गोद में उठाकर जंगल में एक खाली जगह पर उसे ले गयी और अपने जादू से वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर दिया। फिर वो 4 परियां उस बच्ची को घर के अंदर ले जाकर उसे आग से गर्माहट पहुँचाती है और उसे दूध भी पिलाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। फिर दूध पीकर वो बच्ची आराम से सो जाती है। इस तरह वो 4 परियां वहीं रहने लगती हैं और उस बच्ची की माँ बनकर उसे पालने लगती हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हो जाती है। उसकी 4 परी माँ ने उसका नाम संजना रखा। संजना पूरे दिन अपनी 4 परी माँ के साथ खेला करती थी। 4 परियां संजना से बहुत प्यार करती थी और संजना भी अपनी 4 परी माँ से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर संजना को जंगल में छोड़ने के बाद जगदीश की पत्नी गौरी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन अभी भी गौरी को अपनी बेटी की याद सताती थी। और फिर कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर उसका पति और सास दोनों बहुत खुश हुए और लड़के का नाम रखा राजीव। बचपन से ही गौरी की सास अपने पोते को पलकों पर बिठा कर रखती है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। ज्यादा लाड प्यार से राजीव बिगड़ने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया और अब 4 परियों की एक बेटी संजना बड़ी होकर बहुत ही सुंदर परी जैसी हो जाती है। मेरी प्यारी परी माओ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पास आप चारों जैसी जादुई शक्तियाँ क्यों नहीं है और मेरे पंख भी नहीं है? बताओ ना माँ, ऐसा क्यों है? बेटी, जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है माँ, क्या अब मैं जंगल में घूम सकती हूँ? अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना। वैसे भी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ।
अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम जंगल में कहीं पर भी घूम सकती हो। जाओ, हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे। चारों परी माँ की इजाजत मिलने के बाद संजना खुशी खुशी जंगल में घूमने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजीव ज्यादा लाड से आज एक बहुत ही जिद्दी और बदतमीज लड़का बन गया था। ये कैसा बेस्वाद सा खाना बनाया है? क्या मेरी पसंद का खाना भी नहीं बन सकता इस घर में? अरे बिल्कुल बनेगा मेरे राजा बेटा। बता तुझे क्या खाना है? मैं अभी तेरी माँ को बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं दादी, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। आप मुझे कुछ पैसे ही दे दो, मैं बाहर से ही जाकर कुछ खा लूँगा। अच्छा बेटा रुक जा, मैं अभी देती हूँ। राजीव की दादी अपने पोते के प्यार में उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन धीरे धीरे ये काम अब हर रोज होने लगा। ऐसे ही एक दिन राजीव धोखे से अपनी दादी से कॉलेज के एडमिशन पेपर की बात बोलकर घर की जायदाद पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और घर अपने नाम करवा लेता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता समेत दादी को भी धक्के मारकर घर से निकाल देता है। घर से निकलने के बाद वो तीनों गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। इधर एक दिन संजना अपनी चारों परी माँ से बोली, प्यारी माँ, आपने मुझे अकेले जंगल में घूमने की इजाजत तो दे दी, अब मुझे गांव में भी घूमने की इजाजत दे दो ना। एक बार मुझे वहाँ जाकर देखना है कि गांव कैसा दिखता है और वहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। वो सब लोग जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों से भी खतरनाक हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर संजना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुछ किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन वो अपनी चारों परी माँ की बातों को अनसुना कर शाम के समय जंगल घूमने के बहाने गांव की तरफ चली गई। तभी रास्ते में उसे जगदीश अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। तभी संजना उनके पास गई और बोली, अरे आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? बेटी, हमारा घर तो यही है, पर हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब तो हमारे कर्मों का फल होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। रात होने वाली है। मेरी चारों माओं का घर बहुत बड़ा है। आप सब वहाँ चलकर रह सकते हैं जब तक आपको कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता। फिर वो तीनों संजना की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो उनको लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता देखकर जगदीश घबरा गया। अरे ये तो जंगल का रास्ता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है? जंगल के अंदर ही तो मेरा घर है। भलो जंगल के अंदर किसका घर होता है? कहीं ये कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। देखो मेरे पैर भी सीधे हैं। दरअसल मेरी माँ को प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए हमारा घर जंगल के अंदर है। आइए आइए मेरे साथ चलिए, डरिए मत। संजना की बात मानकर वो तीनों उसके साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के बीच बने उस सुंदर से घर में पहुँच गए। जैसे ही चारों परियों ने उनको देखा तो वो गुस्से से बोली, ये सब लोग हमारे घर पर क्या कर रही हैं? माँ, इन्हें यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। इनके बेटे ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो कर्म है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाते हैं। जैसा तुम लोगों ने किया, आज वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। माँ, क्या आप इन लोगों को पहले से जानती हैं? हाँ बेटी, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम तो तुम लोगों को नहीं जानते। आज से 20 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची को तुम निर्दयी लोग इसी जंगल में बर्फबारी में छोड़ गए थे। कुछ याद आया तुम दोनों को? अरे पर तुम्हें ये सब कैसे पता है?
बेटी संजना, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई इस तरह पता चले, पर हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो तुम ही हो हमारी प्यारी बेटी। इसलिए तुम्हारे अंदर हमारी जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन से तुम हमें मिली हो, हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। चारों परी की ये बात सुनकर संजना और जगदीश का परिवार भी हैरान रह गया। तभी गौरी बोली, मेरी बेटी जिंदा है। मैं इतने सालों तक अपने आप को कोसती रही कि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई, लेकिन आज अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है। तुम लोगों को उस दिन मासूम बच्ची को इतनी बर्फबारी में इस भयानक जंगल में छोड़ते हुए जरा भी दया नहीं आई। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन तभी संजना बोली, नहीं मेरी प्यारी माँ, आप सभी लोग ही मेरा परिवार हो। भले ही इन्होंने मुझे पैदा होते ही जंगल में बर्फबारी में छोड़ दिया, लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैंने इनको माफ कर दिया है माँ। देखा तुम लोगों ने, तुमने जिस लड़के के लिए मासूम बच्ची को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, आज उसी लड़के ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और जिसे तुम बोझ समझ रहे थे, उसी बच्ची ने तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम्हें अपने घर में पनाह दी। उन परियों की ये बात सुनकर जगदीश और उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। फिर उन दोनों ने चारों परी माँ और संजना से अपने किए की माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी लोग जंगल में एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई। कोई बात नहीं पाखी बिटिया, मैं इसे फिर से सिलकर अभी ठीक कर दूंगी। ये सुनकर पाखी चिढ़कर बोलती है, माँ पहले भी तो आपने इस फ्रॉक को कितनी जगह से सिला हुआ है, मगर ये बार बार फट जाती है। माँ मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना, ये फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है और ये पुरानी भी हो गई है। सब मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना। नहीं पाखी, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रॉक नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारी गरीब माँ के पास अभी पैसे नहीं है। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे होते ही नहीं हैं। बस ये फटे चिटे कपड़े ही पहनने को मिलते हैं और खाने को रूखी सूखी रोटियां। अगर आप मुझे और आयुष को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी, तो हमें पैदा ही क्यों किया था। बेटे की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर अर्चना गरीबी से झिंझिला करके उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पाखी इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपनी माँ से सवाल करेगी। अरे अर्चना बहू, क्यों इस बेचारी बच्ची को मार रही हो? अब इसे क्या पता अमीरी गरीबी का डंका। ठंड रख, चल ये ले लड्डू खा। अरे कहाँ हो सीता? अरे सुशीला बहन, आप यहाँ? ये लो मिठाई खाओ। ये ले आकांक्षा, तू भी खा। मगर काकी ये तो बताइए, मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं? मेरी बेटी आंचल की शादी सेट हो गई है। बड़े ही अमीर खानदान से हैं उसके ससुराल वाले। ये देखो आंचल की शादी का जोड़ा, लाखों का लहंगा भेजा है और हम सभी के लिए भी महंगे महंगे कपड़े भेजे हैं। मगर अब सबकी किस्मत मेरी आंचल जैसी अच्छी कहाँ। वैसे सीता, आकांक्षा की शादी कहीं लगी कि नहीं? रिश्ते तो देख रहे हैं सुशीला बहन, मगर लड़के वालों की दहेज की मांग के चलते कहीं बात नहीं बन पा रही है। देख सीता, 100 की सीधी बात है, आजकल अच्छे रिश्ते बिना दहेज दिए कहाँ मिलते हैं। और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन रिश्ता लेकर? और फिर तुम ठहरे गरीब भैया। ये सुनकर सूरज सुशीला को जवाब देता है। ठीक कहा सुशीला काकी आपने, हम गरीब हैं, मगर नमक रोटी खाकर भी अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते।
सूरज, तू मुझ पर काहे बिगड़ रहा है? ये लो अर्चना बहू, ये मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिल देना। बड़ा आया भाषण झाड़ने। अर्चना और उसके ससुराल वालों को लोग गरीबी के चलते ऐसे तानों भरी बातें अक्सर सुनाया करते थे। परिवार में सास, ससुर और 2 बच्चे और एक नंद थी। सूरज एक फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह में काम करता था और अखिल एक सेठ के यहाँ माली था। मगर पति और ससुर की कमाई से खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए शादी के बाद जब अर्चना बहू बनकर ससुराल आई तो वो सिलाई करने लग गई, जिससे वो 4 पैसे कमा पाती थी। मगर सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते थे, जिसके चलते अर्चना और उसके गरीब ससुराल वाले फटे पुराने कपड़े में ही गुजारा करते थे। एक दिन अर्चना कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसका ससुर अखिल अपने कंधे पर ढेर सारे पेड़ पौधे लेकर घर आता है, जिनमें ढेर सारे रसीले फल भी लगे हुए थे। बहू, इन पेड़ पौधों को आंगन में धूप में रख देना। पत्ते सूख जाएंगे तो चूल्हे में लगाने के काम आएंगे। बाबूजी, इन पौधों में कितने मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं और इसके पत्ते भी एकदम हरे भरे हैं, फिर इसे क्यों काट दिया? अरे बहू, इन अमीरों के लिए जब रिश्ते और रस्मों के मायने नहीं होते हैं तो ये तो भला पेड़ पौधे हैं। मैं जहाँ काम करता था उस सेठ ने अपने बंगले के बाहर का सारा बगीचा उजाड़ कर पानी का झरना लगा दिया और कहा कि अब मुझे मामूली से माली की जरूरत नहीं है, इसलिए काम से भी निकाल दिया बेटा। कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसके बाद अर्चना कुछ फलों के बीज निकालकर उसे अपने आंगन में डाल देती है और बाकी सब फलों को तोड़कर घर के अंदर लाती है। अच्छा हुआ जो मैं इन कपड़ों की कतरन को इकट्ठा करती थी। मैं जानती थी एक ना एक दिन ये मुझ गरीब दर्जी बहू के बहुत काम आएगा। ये कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू उन कतरनों को जोड़कर एक फ्रॉक का अस्तर सिल लेती है और सभी रंग बिरंगे फलों से बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक सिलकर पाखी को दे देती है। ये देखो पाखी बिटिया, तुमने मुझसे एक नई फ्रॉक मांगी थी ना, ये रहा तुम्हारा नया फलों वाला फ्रॉक। फलों का फ्रॉक देखकर पाखी बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह माँ, ये तो फलों वाला फ्रॉक कितना सुंदर है। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी एक नई फ्रॉक है जो मेरी माँ ने सिला है। अपनी मासूम बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर उस गरीब दर्जी बहू का मन भर आता है। तभी आयुष बोलता है, माँ, मेरे लिए भी एक फलों वाला शर्ट सिल दो ना, और एक पैंट भी। देखो ना, बार बार एक ही पुरानी शर्ट पहनता हूँ मैं, अब तो ये शर्ट भी फट गई है। ठीक है आयुष, मैं तुम्हारे लिए भी फलों वाले कपड़े सिलूंगी। अब खुश? इस बार कपड़े बनाने के लिए अर्चना फलों के साथ साथ हरे भरे पत्ते भी इस्तेमाल करती है। अगर मैं पैंट शर्ट दोनों ही फलों से सिल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फलों वाली शर्ट के साथ पत्तों वाली सिंपल पैंट मेरे बेटे आयुष पर बहुत सूट करेगी। गरीबी के चलते उस गरीब दर्जी बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े ला सके, मगर अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो कड़ी मेहनत करके फलों और पत्तों से रेडीमेड कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिलती है। साथ ही अपनी नंद और सास ससुर के फटे हुए कपड़ों को देखकर उनके लिए भी कई दिन की मेहनत लगाकर फलों से सुंदर कपड़े सभी के लिए सिलती है। ये लो आयुष, तुम्हारे कपड़े। माँ जी, बाऊ जी, मैंने आप दोनों के लिए भी कपड़े बनाए हैं। और आकांक्षा, ये देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी फलों वाला सूट सिला है। अपने लिए अपनी दर्जी बहू का ऐसा प्यार देखकर वो गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी सिली हुई साड़ी पसंद नहीं आई क्या? नहीं अर्चना बहू, ये फलों वाली साड़ी तो बहुत सुंदर है, सच में। हाँ बहू, सच में तूने मेरे लिए भी बहुत सुंदर फलों वाला कुर्ता पजामा सिला है। सालों बाद बदन पर कुछ नए कपड़े पहन लूंगा। शुक्रिया भाभी, मेरे लिए इतना सुंदर सूट सिलने के लिए। ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब दर्जी बहू के फलों के बनाए कपड़ों से उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अर्चना गरीबी के चलते अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए अक्सर फलों के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर जब भी उनमें से कोई घर से बाहर आता है तो लोगों में भी गरीब दर्जी बहू के बनाए फलों के कपड़े पहनने की चाहत बढ़ती है, जिससे लोग अब अर्चना से फलों वाले कपड़े सिलवाने लगते हैं। वहीं एक दिन आकांक्षा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन आकांक्षा अपनी भाभी का सिला हुआ फलों वाला सूट पहनती है, जिससे वो शाम को बहुत पसंद आ जाती है। बहन जी, बड़ा प्यारा फलों वाला सूट पहना है बिटिया ने, किस टेलर से सिलवाया है? अवंतिका जी, ये फलों वाला सूट मेरी बहू अर्चना ने सिला है, उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मेरी शादी की फलों वाली शेरवानी भी आप ही सिलना अर्चना भाभी। हाँ हाँ जरूर श्याम जी, मतलब कि आपको हमारी आकांक्षा पसंद है? जी भाभी, आपकी नंद है ही इतनी सुंदर कि कोई ना कर ही नहीं सकता। देखते ही देखते आकांक्षा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्चना खुशी के साथ अपनी नंद को हल्दी और मेहंदी लगाती है, मगर तभी वो अपने सास ससुर को परेशान होकर बात करते हुए सुन लेती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सूरज की माँ। बिटिया की शादी में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक ना शादी का टेंट सजा है और ना ही मंडप सजा है। पैसे की समस्या तो जैसे सामने मुंह खोले खड़ी है। वही तो जी, इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा है, कहीं ये शादी होते होते रह न जाए। माँ जी, मेरी नंद की शादी नहीं रुकेगी, ये शादी होगी। हम सभी साथ मिलकर टेंट लगा लेंगे और बांस से मंडप बनाएंगे, क्योंकि हरे बांस से बने मंडप से शुभ कुछ भी नहीं। और रही बात शादी के जोड़े की, तो मैं आकांक्षा के लिए फलों का लहंगा बनाऊंगी। अर्चना की बातें उसके सास ससुर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ देती हैं और सभी एक साथ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही अर्चना अपनी नंद के लिए फलों से बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा बनाती है, जिसे पहनकर आकांक्षा अपनी शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद गरीब सीता और अखिल आकांक्षा का कन्यादान करते हैं और विदाई के समय ससुराल जाते वक्त आकांक्षा आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी से कहती है, अर्चना भाभी, ये शादी का जोड़ा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। आज आपकी वजह से मेरी शादी हो सकी है। भगवान आप जैसी बहू और भाभी हर लड़की को दे। जाओ मेरी प्यारी नंद, भगवान करे तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। इसके साथ सभी आकांक्षा को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अब जिस भी लड़की की भी शादी होने वाली होती है, वो अपनी शादी का जोड़ा फलों वाला बनवाती है, जिससे उस गरीब दर्जी बहू की पहचान बढ़ती चली जाती है और उसके घर की हालत ठीक होने लगती है और अब वो बहुत ही अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।